हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर में हमने फ्रांस के संविधान की विशेषता को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान का मूल्यांकन। मूल्यांकन में उनकी अच्छी बातें भी आएगी और बुरी बातें भी आएगी। तो संकट काल का शिशु भी माना गया है उनको। 1958 का यूरोप का रुग्ण व्यक्ति भी कहा गया है इनको। फ्रांस संविधान वैसा ही है जैसा राष्ट्रपति डी गॉल कहते हैं, क्योंकि उनका कितना पावर था वो सब हम पढ़ेंगे। दक्षिणपंथी व वामपंथी पार्टियों के दल उसमें थे। तो कुल मिलाकर हम उनके मूल्यांकन को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान का मूल्यांकन और उसका भविष्य। पंचम गणतंत्र के संविधान को उचित रूप से संकट काल का शिशु कहा जाता है, क्योंकि 1958 में जबकि संविधान का निर्माण हुआ, फ्रांस में संकटकालीन स्थिति थी और फ्रांस पर इस संकट काल की छाया स्पष्ट रूप से अंकित है। डी गॉल एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा अत्यधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और उनके द्वारा एक ऐसे संविधान का निर्माण किया गया जो फ्रांस को राजनीतिक अस्थायित्व के दलदल से निकालकर उससे राजनीतिक स्थायित्व और प्रशासनिक कुशलता प्रदान कर सके। डी गॉल इस संविधान के प्रति आशावादी थे, क्योंकि वो राष्ट्रपति थे वहाँ के फ्रांस के उस समय, और उनके द्वारा कहा गया था कि इस संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और महत्वपूर्ण भविष्य का आह्वान किया गया है। यानी संकट काल का शिशु इसलिए कहा जाता था फ्रांस के संविधान को, क्योंकि जब भी फ्रांस का संविधान 5 बार बना, 4 बार ढह गया था वापस। जैसे कोई नया आता गणतंत्र बना, कभी राजतंत्र कभी गणतंत्र, यहाँ तक कि नेपोलियन ने भी वापस यहाँ पर आक्रमण कर दिया। इस तरीके से निरंकुश राजतंत्र, तानाशाह, ऐसे कार्य चलता रहा और फ्रांस की क्रांति हो गई। 1789 में फ्रांस की क्रांति भी हुई, उनको महान क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर ऐसे चौथा गणतंत्र हुआ, चौथे में भी कुछ कमियां रही, वो भी हट गया। आखिर में 5वां गणतंत्र ये 1999 में ये स्थापित हुआ। 5वां गणतंत्र 98 में बन के तैयार किया था। 1998 में 1998 में बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था फ्रांस में 1999। उससे पहले बहुत सारी उनकी समस्या आती रही। एक छोटे बच्चे के जन्म से जो समस्या आती है बड़े होने तक, ऐसे ही फ्रांस में भी ये जब न तो आज़ाद हुआ, वापस राजतंत्र, कभी लोकतंत्र, वापस राजतंत्र, ऐसे चलता ही रहा। कभी निरंकुश राजतंत्र, तो ऐसे चलता रहा। आखिर में फ्रांस के पंचम गणतंत्र में ये संकट काल का शिशु इसलिए कहा जा सकता है कि शुरू में उनकी समस्याएं आती रही। आजाद नहीं हुआ उससे पहले वो संकट आते रहे। जैसे बच्चा एक छोटा सा जन्म लेते हैं उनकी समस्या आ जाती है, इसलिए उनको संकट काल का शिशु कहा जाता है। लेकिन पंचम गणतंत्र का संविधान प्रारंभ से ही बहुत अधिक विवाद का विषय रहा है और विरोधियों ने इसके प्रति बहुत अधिक कटु तथा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके प्रारूप पर बोलते हुए फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मांडे, फ्रांस ने इसे राष्ट्रीय शांति तथा जनतंत्र के हितों के लिए घातक बताया। क्यों बताया? क्योंकि सारे राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति देनी थी। हमने संविधान में पढ़ा था, उनके संविधान की विशेषता में पढ़ा था। पश्चिमी जर्मनी वर्तमान में एकीकृत है, यानी पहले शीत युद्ध के समय पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों में बटी हुई थी, एक साम्यवाद में एक पूंजीवाद में, और वापस जर्मनी का एकीकरण हो गया था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था।
एक समाचार पत्र डर स्पिगेल डल या डर स्पिगेल में इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता के लिए नहीं बना है। ये छपा था जर्मनी के डल स्पिगेल, इसमें ये पत्रिका में, जर्मनी के पत्रिका में, ये समाचार पत्र में छपा था कि यह संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता के लिए नहीं बना, वरन एक व्यक्ति द्वारा उसी के लिए बना गया है और उसके हटते ही उसका अंत निश्चित हो जाएगा। यानी ये संविधान सभा द्वारा ये संविधान नहीं बना गया, सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा, यानी दी गॉल, एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया है और इसका अंत जल्दी ही हो जाएगा। मतलब लोगों में ऐसे विचार थे। समाजवादी नेता क्रिश्चियन पेन्यू का कहना है, उन्होंने संविधान को समस्त गंभीरता के साथ विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं नहीं कहता कि 1946 का संविधान अच्छा था, यानी 1946 का संविधान अच्छा था, परंतु 1958 का संविधान उससे निश्चित ही बुरा है, क्योंकि ये कार्यकारिणी और विधायिका में संघर्ष उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा, यानी पेन्यू ने कहा है, पेन्यू ने कहा है कि यदि इस 58 में कोई भी कार्यकारिणी विधायिका, यानी आगे उन्होंने कहा कि यदि जनरल डी गॉल को गणतंत्र का राष्ट्रपति बनाया जाए तो वह शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा, पर ऐसा कहने वाले मैं बता देता चाहता हूं कि संविधान दी गॉल से ज्यादा चल सकता है और उसके उत्तराधिकारी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये पेन्यू ने कहा है कि, क्रिश्चियन पेन्यू ने कहा है कि संविधान अगर दी गॉल ही रहेगा राष्ट्रपति तब तो अच्छा चलेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी शक्ति देते हुए भी उनके पंचम गणतंत्र को सुधारा है। और अगर दूसरा कोई आया उत्तराधिकार उनके बाद, तो वो व्यक्ति उस शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। जहां तक परिणाम का संबंध है, संविधान ने दी गॉल की आशावादिता को सत्य प्रमाणित किया है। 1958 में यूरोप का रुग्ण व्यक्ति, और भी उनके नाम से जाना जाता है, यूरोप का रुग्ण व्यक्ति, उनको इस नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह राष्ट्र आज एक शक्तिशाली, समृद्ध और सम्मानित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापूर्वक है, और फ्रांस ने पिछले वर्षों में जो भी प्रगति की है उसका बहुत अधिक श्रेय उस राजनीतिक स्थायित्व को है जो पंचम गणतंत्र के द्वारा फ्रांस को प्रदान किया गया है। यदि यही कहा जाए कि फ्रांस आज जो कुछ भी है वह दी गॉल और पंचम गणतंत्र के संविधान के कारण बहुत अधिक अतिशयोक्ति नहीं होगा। यानी 1958 में उनको यूरोप का रुग्ण कहा जाता है, एक बीमार व्यक्ति के रूप में। क्यों? क्योंकि वो बार बार बनता ही जा रहा है गणतंत्र और बार बार हटता ही जा रहा है। लेकिन पंचम गणतंत्र में कहा जा सकता है कि दी गॉल ने संविधान को ऐसा रूप दिया है जो अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे कि उनके जैसा कोई नहीं बना सकता। ये तथ्य है कि पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत फ्रांस के द्वारा बहुत अधिक तीव्र गति से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति की गई है, लेकिन इससे इस संविधान के प्रति विरोधियों की आलोचनाएं और आशंकाएं निराधार सिद्ध नहीं हो जाती। आलोचकों के द्वारा प्रमुखता दो बातें कही गई, यानी मैंने कहा मूल्यांकन हो रहा है तो अच्छी बात भी आएगी और बुरी बात भी आएगी। पहला इन्होंने आलोचना की है, इसके अंतर्गत गणतंत्र का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है।
और क्यों क्यों क्योंकि राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति दे दी गई है, इसलिए दुरुपयोग कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि यह संविधान कार्यकारिणी और विधायिका में संघर्ष उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आलोचना बहुत अधिक सीमा तक सत्य सिद्ध हुई है। कहने का मतलब विधायिका को, व्यवस्थापिका को कम शक्तियां दी और कार्यपालिका को ज्यादा शक्ति दे रखी थी, लेकिन जैसे पंचम गणतंत्र आया तो वो शक्तियां फिर बाद में दोनों को उस रूप में दी, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। तो ये बातें सामने आ सकती है। कार्यपालिका और विधायिका में, दोनों में, व्यवस्थापिका में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। 1991 से 1993, 1991 से 1993 के काल में भी कार्यपालिका और विधायिका के बीच आपसी विरोध की स्थिति देखी गई, क्योंकि राष्ट्रपति के राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त नहीं था, यानी राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त नहीं था संसद में। मई जून 1997 में संपन्न राष्ट्रीय सभा के चुनावों ने पुनः इसी स्थिति को जन्म दिया। राष्ट्रीय सभा वहां की संसद, लोकसभा को कहा जाता है। वर्तमान में उनका राष्ट्रीय सभा ही है, लेकिन राष्ट्रीय परिषद राज्यसभा को कहा जाता था, लेकिन अब उनका नाम सीनेट हो गया है। राष्ट्रपति दी गौलवादी दक्षिणपंथी गठबंधन से थे। दक्षिणपंथी किसे कहते हैं? दक्षिणपंथी दल से, यानी दक्षिणपंथी में सिर्फ अमीरों की बात करना, अमीरों के कल्याण की बात करना, और वामपंथी है गरीब समाज जो भी है उन सब के लिए फायदे की बात करना, उनके हित के लिए कार्य करना, उनके कल्याण के लिए कार्य करना। तो दी गौल दक्षिणपंथी थे, वो अमीरों और व्यापार उनके समर्थन करता था, उनके हित के कार्य करते थे। तो राष्ट्रपति दी गौल दक्षिणपंथी गठबंधन से थे, लेकिन इन चुनावों में राष्ट्रीय सभा में समाजवादी वामपंथी गठबंधन ने बहुमत प्राप्त कर लिया, क्योंकि वामपंथी में मैंने कहा सबको लेके चलते, अमीर गरीब सभी को लेके वो पार्टियां चलती है, लेकिन दक्षिणपंथी में सिर्फ अमीर लोग और व्यापारी लोग। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत प्रथम राष्ट्रपति जनरल दी गौल ने संविधान पर मनमाने रूप से प्रयोग किया। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 89 में संविधान की संशोधन प्रक्रिया को उल्लेख है, और इसके अनुसार संशोधन प्रस्ताव पर संसद की सहमति आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति ने इस कार्य के लिए अनुच्छेद 11 का आश्रय लिया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिकारियों के गठन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव सीधे जनमत संग्रह के प्रस्तुत कर सकता है, और इस प्रकार राष्ट्रपति ने चुनाव हेतु परोक्ष निर्वाचन के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपना लिया गया। यानी राष्ट्रपति ने ये गौल जो दक्षिणपंथी के गठबंधन में थे, उन्होंने नई प्रक्रिया शुरू कर दी कि जो भी प्रधानमंत्री प्रस्ताव या राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिकारियों के गठन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव सीधे जनता द्वारा संग्रहित कर दिया जाता है, जनता से राय ली जा सकती है, आपस में खुद लेने की जरूरत नहीं। तो जनता को उन्होंने और भी शक्तिशाली बना दिया। इसमें संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति का ये कार्य देश हित में था, लेकिन इस कार्य के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया गया वह संविधान के मनमाने प्रयोग का ही उदाहरण है। इस प्रकार संविधान की धारा 5 राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक घोषित कर दिया गया, और इस आधार पर जनरल दी गौल ने के द्वारा ये दृष्टिकोण अपना गया कि संविधान वैसा ही है जैसा मैं कहता हूँ, यानी उन्होंने पूरा संविधान ही चेंज कर दिया, लोगों को ज्यादा शक्ति दे दी और जो कार्यपालिका और उनको शक्तियां कम कर दी। डायरेक्ट संशोधन करना है तो डायरेक्ट जनता द्वारा भी जनमत संग्रह कर सकते हैं, वोट ज्यादा डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि फ्रांस का संविधान वैसा ही है जैसा राष्ट्रपति दी गौल कहते हैं, यानी मैं कहता हूँ। उन्होंने खुद ये बात अपने मुंह से कही है। पंचम गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति जॉर्ज पाम्पिंदु
के आचरण से भी इस आशंका पर बल मिलता है कि राष्ट्रपति अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर सकता है। यानी जॉर्ज के मन में ये हुआ कि 5वें में इतनी शक्ति दी तो वो आचरण में क्या कर सकते हैं, वो दुरुपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए 4 मार्च 1973 को फ्रांस की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव का प्रथम दौर हुआ। उसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को 46% प्राप्त हुए और जॉर्ज पापिंदु की दी गॉलवादी पार्टी को 38%। ऐसी स्थिति में पामपिंदु आप ये देखिए बच्चों, जॉर्ज पापिंदु, इन्होंने कहा कि वे वामपंथी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने दी गॉल का साथ दिया। चुनाव के द्वितीय दौर में दी गॉल वाली पार्टी या गॉलवादी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया और जॉर्ज पापिंदु द्वारा इस प्रकार का आचरण किए जाने का अवसर नहीं आया। यानी उन्होंने अलग समझा था, लेकिन ये बात बिल्कुल ही अलग निकली। लोगों को शक्तियां ज्यादा दी, इसलिए द गॉल को ही वापस चुना गया। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या जॉर्ज पापिंदु का ऐसा आचरण या जॉर्ज का ऐसा आचरण संवैधानिक भावना की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होता? 1978 में राष्ट्रीय असेंबली के चुनाव में राष्ट्रपति जिसका ए दस्ते ने और 1981 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति मिंत्रा ने यह भूमिका निभाई। लेकिन राष्ट्रपति सदैव ही असेंबली के चुनाव परिणामों को प्रभावित नहीं कर पाए। यानी गॉल के खिलाफ और भी आवाज उठाई, दूसरे राष्ट्रपति आए, लेकिन दी गॉल की तरह प्रभावित नहीं हुए और न ही वहां जीते हुए और न ही मनमाना आचरण करने की चेष्टा करते हैं। 1997 में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति सिराक असेंबली के चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं कर पाए और असेंबली में जब वामपंथी समाजवादी गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो गया तो राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद इस गठबंधन के नेता जोस्पिन चुनाव के नेता नेता कौन थे? जोस्पिन को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। एक शंका यह है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। प्रथम बार ये ऐसी घटना घटी। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की भी आशंका थी। कुछ पक्षों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष कर दिया जाए। पहले कितना था? 7 वर्ष था कार्यकाल, लेकिन सुझाव दिया कि 5 वर्ष किया जाए ताकि दी गॉल इस राष्ट्रपति पद से हट जाए। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अतः 2002 में ध्यान रखना, अंत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 7 वर्ष से घटाकर कितना? 2002 में। तो 2002 में फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। लेकिन ये स्थिति का सही उपचार नहीं है। राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा के चुनाव साथ साथ होने पर भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि राजनीतिक दल का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो तथा राष्ट्रीय सभा में राष्ट्रपति के राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न हो। पंचम गणतंत्र के संविधान में एक विचित्र स्थिति यह है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। यानी 5वें में वो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, क्योंकि वहां संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का मिश्रण रूप है। हमारे यहाँ भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, जो प्रधानमंत्री ही
त्याग पत्र दे तो ऑटोमेटिक लोकसभा भंग होगी, अविश्वास का प्रस्ताव ले तो भी लोकसभा भंग हो सकती है, और मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे तो भी लोकसभा भंग हो सकती है। लेकिन फ्रांस में अलग ही है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रीय सभा महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के राष्ट्रपति को पद से निकाल नहीं सकती, यानी पदच्युत नहीं कर सकती। यानी महाभियोग, महाभियोग पता है, महाभियोग यानी संसद द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाना, महाभियोग लगाना। वो मुख्य न्यायाधीश पर भी लगा सकते हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। जांच करने के बाद न्यायपालिका जांच होगी उसकी, जब राष्ट्रपति दोषी पाया गया तो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, और अगर दोषी नहीं पाया गया तो वापस अपने पद पर रहेगा। ये है महाभियोग। तो संसद द्वारा ये पारित किया जाता है। पंचम गणतंत्र का संविधान फ्रांस की शक्ति और समृद्धि का संबल रहा है, लेकिन इसके साथ ही उसमें कुछ अपूर्णता है, और जब तक इन अपूर्णता को दूर न कर दिया जाए तब तक वह फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था का स्थायी आधार बन रह जाएगा। इसका आधार बनकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी ऐसी व्यवस्था है, राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दे रखी है, लेकिन आगे देखते हैं। अभी तक तो चल रहा है वैसे ही, आगे क्या होता है, और भी राष्ट्रपति को अलग हो सकता है कि क्या हो सकता है, शक्तियाँ हटा सकते हैं क्या। अभी 2002 और अभी तक तो ऐसा सही चल रहा था, उस हिसाब से लंबे समय तक चल रहा है। तो समझो कि ये पंचम गणतंत्र का संविधान फ्रांस में अच्छा ही चल रहा है, और उनका श्रेय किसको जाता है, राष्ट्रपति डी गॉल को जाता है कि इन्होंने ये सारा पंचम गणतंत्र की स्थापना की, और उतना पावरफुल होते हुए भी इन्होंने चौथे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तक के गणतंत्र ढह गया, वापस उठा, वापस ढह गया, लेकिन डी गॉल ने पांचवा जो गणतंत्र संविधान बना, जो अभी तक चलता ही जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज ये फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान का मूल्यांकन हुआ। आज ये खत्म करते हैं, कल हम ब्रिटिश कार्यपालिका, सम्राट और राजमुकुट पढ़ेंगे। बाय बच्चों।